हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का हिंदी में चैप्टर 10 यानी पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसमें मेरी आत्मकथा नामक कहानी है। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कहानी। तो मेरी आत्मकथा यानी मेरी कहानी। तो यहाँ पर किसकी कहानी है? तो यहाँ पर एक रोटी की कहानी है। यानी रोटी जो हमारे आहार का मुख्य भोजन है, वो अपनी कहानी बता रही है कि किस तरह से वो कितना लंबा सफ़र तय करके हमारी थाली तक आती है। तो ये एक बच्ची के माध्यम से बताया गया। ये इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये बच्ची जो है इसका नाम प्रज्ञा है। इसकी थाली में रोटी है और रोटी अपनी कहानी सुना रही है। तो चलो हम देखें इसमें क्या है। प्रज्ञा खाना खाने बैठी। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी, गरम गरम फूली फूली। प्रज्ञा ने रोटी को हाथ लगाया और फौरन ही हटा लिया। फिर उस अपनी उंगली पकड़कर रोने लगी। तो बच्चों, आप भी रोज़ अपने खाने में रोटी का इस्तेमाल करते हैं और माँ भी हमेशा आपको गरम गरम फूली फूली रोटियां बनाकर देती होंगी। यहाँ पर फ़ौरन का मतलब हुआ तुरंत। गरम रोटी जो होती है, फूली हुई रोटी बहुत गर्म होती है और अगर आप उसको उंगली डालें उसमें, तो उसके अंदर की भाप से आपकी उंगली जल सकती है। तो इसी तरह से प्रज्ञा की उंगली भी जल गई होगी और वो इसलिए रोने लगी। तभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है। कौन है ये? प्रज्ञा ने मन ही मन कहा। फिर वह थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गई। सामने देखा तो पाया कि थाली में रखी हुई रोटी खिलखिलाकर हंस रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह प्रज्ञा, जरा सी उंगली जलने पर रोने लगी। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया, फिर भी हंस रही हूँ। मेरी कहानी सुनोगी? तो इस तरह से ये जो रोटी है, ये प्रज्ञा के रोने पर उसका ध्यान बटाती है और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उसे अपनी कहानी सुनाने की बात करती है। रोना बंद करके प्रज्ञा ने कहा, कहानी? हाँ हाँ, मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। बच्चों, आप लोगों को भी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी, तो इसलिए आज आप भी बड़े ध्यान से ये कहानी सुने। रोटी बोली, सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा। आत्मकथा मतलब मेरी जीवन की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। खेतों में जी तोड़ परिश्रम करता था। उसे अपने खेत को कई बार जोता। यानी ये कहानी बिल्कुल रोटी के जन्म से शुरू हो रही है कि रोटी का जन्म स्थान कहाँ था। तो वो एक किसान के खेत में, और उस खेत को कई बार जोता, यानी कई बार उसमें हल चलाए गए, जिससे मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इसी को जोतना कहते हैं। सूरज की प्रचंड यानी बहुत तेज किरणें भी किसान को अपने कर्तव्य से यानी अपने काम से ना डिगा पाई, यानी ना हिला पाई। जोतने से खेत की सब घास साफ हो गई, ख़त्म हो गई। सब घास जो है उखड़ गए। फिर उसने खेत में पानी भर दिया। कुछ दिन बाद उसने खेत में पाटा लगाया। फिर खेत की जुताई की। पाटा भी कई बार लगाया। इससे मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। पाटा लकड़ी का एक चौड़ा पट्टा होता है। इससे उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है वो समतल हो जाती है और मिट्टी की जो ढेले होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो सारे टूट जाते हैं। फिर किसान ने देखा कि खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने मुझे बिखेर देने चाहिए, तो उसने खेत में बिखेर दिए और जुताई करके पाटा लगा दिया। यानी फिर से चारों तरफ से मिट्टी को मिला दिया अच्छी तरह से, जिससे बीज हैं वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं, और फिर पाटा लगा दिया, यानी मिट्टी को समतल कर दिया। कुछ दिनों बाद खेत में अनगिन हरे हरे अंकुर निकले। कुछ समय बाद अंकुर निकले मतलब उन बीजों में से हरे हरे
पौधे निकल गए, गेहूं के पौधे। कुछ समय बाद किसान ने खेत को सींचा, यानी फिर से पानी डाला। खेत में हरियाली छा गई, यानी पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो पूरा खेत हरा हरा दिखने लगा। ऐसा लगा कि खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया है, यानी खेत में हरे रंग का कोई वेलवेट का कालीन बिछा दिया है। पूरा खेत हरे रंग से ढक गया। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी, फिर किसान और खेत की कहानी क्यों? बीच में ही प्रज्ञा ने रोटी को टोका और उससे कहा कि तुम तो अपनी कहानी सुना रही थी, फिर ये किसान और खेत की कहानी क्यों? तब रोटी ने कहा कि भोली प्रज्ञा, खेत में मेरा जन्म हुआ, किसान ने मुझे पाला पोसा। यानी रोटी का जन्म स्थान खेत है और उसके पालने वाले किसान, वे मेरी कहानी से जुड़े हैं, भला उन्हें मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी बोली। तो बच्चों, जिस तरह आपका जन्म आपके घर में होता है और आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, उसी तरह से रोटी के कहानी का, उसके जीवन का खेत और किसान एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मुख्य हिस्सा है। इसलिए उनका रोटी की कहानी में आना ज़रूरी है। रोटी बोली, सुनो। किसान उन पौधों को पानी देता रहा, देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में पौधे बड़े हो गए, उनमें से सुंदर बालियां निकली। बालियां मतलब गेहूं की बालियां, जिसमें गेहूं पकड़ते हैं, गेहूं के दाने लगे होते हैं। थोड़े दिनों बाद बालियों का रंग सुनहरा हो गया, यानी उसमें जो गेहूं भरा हुआ था वो पक गया, तैयार हो गया और धीरे धीरे गेहूं के पौधे सूखने लगे। पकने के कारण पीले रंग के हो गए। गेहूं पीले रंग का होता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये पौधे पीले पीले हो गए हैं और उसके अंदर का ये दाना पीला गेहूं जो है, इसी वजह से पूरा खेत सुनहरा यानी गोल्डन कलर का दिखने लगा। हवा से लहराती हुई अनगिन सुनहरी बालियां बड़ी रमणीक लगती थी, यानी बहुत सुंदर लगती थी। पूरा खेत मानो लगता था सोना बिछ गया है, बहुत सुंदर दिखता है। मैं कुछ दिनों तक बालियों में छिपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रही। ये इसके जीवन का बहुत ही अच्छा समय था, रोटी के जीवन का, जब वो गेहूं के रूप में बालियों के अंदर छिपी हुई थी और हवा में हिलोरे ले रही थी, झूम रही थी। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में। कुछ समय बाद तेज गर्म हवा चली। बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी में तपने लगा। एक दिन किसान पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूं तो पक गए, कल से इन्हें काटेंगे। इस किसान ने गेहूं के पौधों को काटा। कुछ दिनों बाद मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट ली। 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आई, यानी रोटी के जीवन में एक नई मुसीबत आई। उसने देखा कि उसके लिए एक कठोर परीक्षा की समय आ गई। किसान ने क्या किया, गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर को एक मशीन में, आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस मशीन में डाल दिया इन गट्ठरों को। इससे क्या हुआ कि पौधे अलग हो गए और बालियों में से छंटकर ये डस्ट अलग हो रहा है, धूल कण, और ये गेहूं अलग छंटकर आ रहे हैं इस मशीन से। तो ये बड़ी परीक्षा की घड़ी थी और गेहूं के चमकदार इसमें से क्या हो रहा था, मशीन से भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिए गए। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया। उसी बड़ी ढेर में वो गेहूं जो रोटी थी वो छिपी हुई थी। अपना अभिनव, अभिनव मतलब नया, रोटी से पहले उसका रूप इस तरह से था, तो वो अपने इस नए रूप को देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्रज्ञा, सुन रही हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, प्रज्ञा ने कहा। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिए। जब गेहूं की बोरी में छिपे हुए उस रोटी ने शहर की ओर जाने लगी तो शहर की सैर की, यानी शहर वो घूमने लगी उस बोरी के अंदर छिपी हुई, और वो शहर घूम रही थी, उसे बड़ा आनंद आ रहा था। अब वो उस गेहूं की बोरी में छिपी हुई एक दुकान पर रख दी गई और फिर दुकान पर बैठी बैठी वह रोज
बाज़ार की चहल पहल देखती रहती थी कि बाज़ार में कितनी भीड़ होती है, लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं और जाते हैं। तो उसने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसी तरह से एक दिन तुम्हारे पिताजी उस दुकान पर आए और वे गेहूं की बोरी में छिपी उस रोटी को जो गेहूं के रूप में थी उसको रिक्शे पर लादा और अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती रही, भगवान जाने आगे क्या होगा, यानी अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूँओं के साथ मुझे लाद कर कहीं ले गए। फिर उन्होंने क्या किया, घर ले जाने के बाद उन्हें उसमें से ढेर सारा गेहूँ निकाला, एक थैले में डाला और उसे कहाँ ले गए, उसे ले गए गेहूँ को पीसने वाली मशीन के पास, जो बहुत शोर करती है, बहुत आवाज़ होता है और उसको लोग चक्की कहते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा डर लग रहा था, रोटी जो गेहूँ थी उसको बहुत डर लग रहा था उस आवाज़ से। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूँ लाकर चक्की में डाल दिए और इसके तो दुख का ठिकाना न था। वो बड़ी मुसीबत में फंस गई और बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट और इनके बीच में फंसकर गेहूं के अंग अंग टूट गए। वो बुरी तरह से कुचल दिया गया, एक बार नहीं कई बार। कितना कष्ट हुआ मुझे, मैं कह नहीं सकती। ये रोटी बता रही है अपनी कहानी कि मुझे पूरी तरह से पीस दिया गया और पाउडर की तरह एकदम। मैंने सारी पीड़ाएं यानी सारे दुख सह लिए चुपचाप, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। और अब उसने अपनी शक्ल देखी तो वो देखते ही रह गई। जब उस दुख को पार करके उसने अपने रूप को देखा तो वो एक नया रूप था। वो देखती ही रह गई। वो बहुत सुंदर रूप था, धूप जैसा गोरा चिट्टा उजला रंग रूप, और नाम भी नया। अब उसका रूप बदल गया था, अब उसका नाम भी बदल गया था। अब लोग उसको आटा कह रहे थे, जो एकदम गोरा नारा था। मैंने सोचा सचमुच कष्ट उठाने के बाद ही कोई अच्छी चीज़ मिलती है। बोरे में लाद कर मुझे फिर घर लाया गया। मैं सोचती रही कि मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूँगी। लेकिन मेरी आपदाओं यानी मेरे संकटों का अंत नहीं था, मुसीबतों का अंत नहीं था। तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी माँ ने मुझे बोरी से निकाला और छन्नी से में छान कर मेरा रूप निखारा, यानी मेरे अंदर जो गंदगी थी उसको निकाल दिया और मैं खूबसूरत हो गई। और फिर मेरे ऊपर पानी डाल दिया और उसके बाद अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बहुत चोट लगी माताजी, इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माताजी की कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, पर फिर भी वो मुझे क्यों इतना मार रही हैं। वो तो बड़ी दयालु हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रज्ञा की माँ किस तरह आटे पर मुक्के बरसाकर उन्हें गूंद रही हैं। और प्रज्ञा दीदी मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। आटा गीला हो चुका था और उसके बाद उसकी माँ ने क्या किया, उसकी बेलन से खूब ठुकाई की और फिर गोल आकार बना दिया, उसका रूप बदलकर गोल कर दिया। और मुझे अपना यह रूप देखकर बहुत खुश हुई। यानी हर मुसीबत के बाद रोटी का एक नया सुंदर सा रूप आता था और वो उस रूप को देखकर अपने सारे कष्ट भूल जाती थी और खुश हो जाती थी। लेकिन वह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती थी। उसकी माँ ने उसे तुरंत एकदम तपते हुए जलते हुए तवे पर डाल दिया, जिससे रोटी का रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। वो बिलबिला उठी पर मैंने धीरज रखा, यानी रोटी बिलबिला उठी पर फिर भी वो धीरज रखी। अब मेरा सर्वथा नया ही रूप था। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गरम गरम रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। तो इस तरह रोटी एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आई थी। प्रज्ञा दीदी, मैंने इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रही हो? छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं, इनका बहादुरी से सामना करो। घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। तो रोटी ने इतनी महत्वपूर्ण बातें प्रज्ञा को बताई
अब प्रज्ञा अपना रोना भूल रही थी। सचमुच रोटी ने अपनी कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। तो ये कहानी थी राजेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा लिखी गई, और रोटी ने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रज्ञा को सिखा दी अपनी कहानी के जरिए। तो बच्चों, इन बातों को आप भी अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।